आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग इंटरनेशनल किन किन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड किया था, आई डोंट नो। हम लोगों ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो उसी से एक एक स्टेप और आगे होता है इंटरनेशनल रिलेशन। व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? और ये आपका यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है आई थिंक, जिसमें कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, डेवलपमेंट किस तरह से हुआ और उसका वैल्यू क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने, आपको भी पता है कि कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों के लिए उनका स्टडी होता है और उस स्टडी के अकॉर्डिंग उनके कई सारे राइटिंग्स होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका एक व्यू होता है कि पर्टिकुलर इस चीज ने इस तरह से डेवलप किया। इस पर्टिकुलर कोई भी चीज है, जैसे स्टेट को ही हमने पढ़ा कि भाई स्टेट किस तरह से डेवलप हुआ या स्टेट किस तरह से बना। तो हर एक पॉलिटिकल थिंकर के अपने अपने व्यूज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने ओपिनियन को रखते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो टॉपिक है, उसमें भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग व्यूज हमें देखने को मिलते हैं कि भाई जेरेमी बेंथम ने पर्टिकुलर ये चीजें कही, या कुछ ऐसे हमारे पास आइडियोलॉजी रही है, कुछ ऐसे थॉट्स रहे हैं, कुछ ऐसी विचारधाराएं रही हैं जिनको लेकर, जिनका उस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, उसके पहले या उसके बाद की जो स्थिति रही थी पूरे विश्व की, उस पर उन आइडियोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे हमने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा था तो कि फांसीवाद और नाजीवाद, उसका वो एक मेन रीजन रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, है ना। अब कैपिटलिज्म आप लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या मार्क्स का जो कैपिटलिज्म था वो किस पर आधारित था? क्या जो अलग अलग टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में अलग अलग आइडियोलॉजी जो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने दी है, उनका इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर होता है। ये सारी चीजें इसलिए वास्ट है क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम मान सकते हैं कि कुछ और कुछ पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है वो मात्र, कि हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मींस यहाँ एक पॉलिटिक्स को हम सबसे ऊपर रखेंगे, पर रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल चीजें इंक्लूडेड हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ नेशन, स्टेट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन फील्ड्स सच एज पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, प्लस इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा ओवरऑल एवरीथिंग, कल्चरल हुआ, सोशल पार्ट हुआ, कई सारी, जैसे कि हम यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नेशनल जो स्टेट्स हैं उनके रिलेशन प्लस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मींस वो हो सकता है कल्चरल बेस्ड हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ हो, और उनका पर्पज, उनका ऑब्जेक्ट भी इस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बहुत वास्ट है बजाय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, है ना। जैसे प्रोफेशनल वर्क्स इन एकेडमिक्स, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट्स टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप कंपैरेटिव एक्सचेंज बिटवीन नेशंस दैट बेनिफिट कॉमर्स, सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द एनवायरनमेंट। यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो किसी एक स्टेट के लिए या कंट्री के लिए डिपेंड करता है कि वो सारी चीजें उसकी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ के लिए कितनी जरूरी है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में दो कंट्रीज या कई सारी कंट्रीज का अगर कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर्पज से, क्वालिटी ऑफ लाइफ या एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, कॉमर्स, कमर्शियल, कल्चरल, ये सारी चीजों से इन सारी चीजों से मिलकर अगर किसी तरह के रिलेशन है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल हो या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, इन चीजों को इंटरनेशनल रिलेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस
has a broad purpose in contemporary society as it seeks to understand particular क्या objects हैं या motives हैं international relation के, the origin of war and the maintenance of peace. फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ने के बाद आई थिंक सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि कितना जरूरी होता है वर्ल्ड लेवल पर पीस का मेंटेन होना, है ना। जैसे कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा कि सिर्फ 2 कंट्रीज के कारण, क्योंकि उन 2 कंट्रीज का कहीं कुछ पर्टिकुलर एक जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के सामने लोग उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और वो चीजें कैसी हुई कि वो उस 1-2 कंट्री ने मिलकर अलग अलग पूरे सारे विश्व के कई सारे देशों को एक साथ उस युद्ध में शामिल कर दिया। मतलब यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल रिलेशन हो उसका पर्पस जो हो वो चाहे वो किसी भी कंट्री के बीच में हो, ये ना हो कि उन लोगों को, जैसे उस टाइम पर एक्सिस और अलाइड हमने देखे थे, अलग अलग ग्रुप थे, है ना। उन ग्रुप का मोटिव था कि अगर एक भी कहीं किसी युद्ध में शामिल होता है देन सभी उसमें ऑटोमेटिकली उसमें शामिल, क्योंकि मित्र देश वाला जो कॉन्सेप्ट था, और उसके कारण से कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक हुआ है तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको वहां शामिल होना ही है। देन ये जो कॉन्सेप्ट था रहा, इस कॉन्सेप्ट के कारण ऑटोमेटिकली चीजें वर्स्ट होती चली गई। तो इसलिए यहाँ पर मेन जो मोटिव हो वो मेंटेन ऑफ पीस, जैसे हमने पढ़ा लीग ऑफ नेशन या यूनाइटेड नेशन, इन सब का जो मोटिव है, आज बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस ही चीज पर फोकस करती हैं। कई सारे ऐसे ट्रीटीज होते हैं जो कि स्पेशली बेस्ड है कि कैसे भी सारे देश मिलकर पीस को मेंटेन रखें, किसी तरह की युद्ध की स्थिति ना बने। एंड द नेचर एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर विद इन द ग्लोबल सिस्टम, पूरा ओवरऑल ग्लोबलाइज सिस्टम को मेंटेन किया जाए। यहाँ पर एक यूनिटी वाला फॉर्म है ये कि भाई अगर कई सारी कंट्रीज हैं, हाँ आप पावरफुल हैं, आप हर एक तरह से ग्रोथ करें, बट उसको एक ग्लोबली सिस्टम के रूप में देखा जाए। एंड द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट actors who participate in international decision making. For example, some institution may study the psychological and social psychological reasoning behind the action of foreign policymakers, while others may focus their international studies on the institutional progress that contribute to the goal and behavior of states. तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन की हो सकते हैं, हर एक कंट्रीज के अलग अलग गोल हों, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग गोल्स हों, साइकोलॉजिकल एंड सोशल साइकोलॉजिकल। क्योंकि यहाँ पर देखिए कई बार जैसे कि इसमें एक हमने एग्जांपल के बतौर पर हम देख सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज 1945 से लेकर आज की डेट तक, क्योंकि 1945 जब 1945 से के बाद का जो एक सिनेरियो रहा है, हर एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी फॉरेन पॉलिसीज में हमने चेंजेस किए हैं, है ना। 1993 में जो सिनेरियो था पूरा बहुत अलग था, और उस टाइम पर शायद आप लोगों को पता हो तो हमारे यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़े इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनमें बहुत चेंजेस हुए थे, फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस हुए थे, लिबरलाइजेशन उसी समय की बात है। तो यहाँ पर आपकी कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग और सोशल ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसीज बनती हैं, और यही अब क्योंकि उस टाइम की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें अदर कंट्रीज के साथ हमारी चीजों को मेंटेन करना होता है। जैसे आज की डेट में इन्वेस्टमेंट पर फोकस है कि बाहर की कंट्रीज आकर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, टेक्निकल पार्ट पर स्ट्रांग होने के लिए इवन, और कई सारे जो कि जरूरी है जिसमें कि हमें फॉरेन एड मिले, जिसमें जरूरी है ऐसी चीजें हों जो हमें हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करे। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडीज जो है वो डिपेंड्स करता है कि आपकी कंट्री ने किस तरह की गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं। यहाँ ये जरूरी है कि कोई भी कंट्री का अगर किसी भी देश के साथ रिलेशन है या इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो मेन मोटिव है, उस मोटिव के पीछे पर्पस ये है कि ओवरऑल हर कंट्री का ग्रोथ हो। देन यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे, डेवलपमेंट। देखिए
इसके पीछे एक चीज पहले यहाँ ये समझेंगे तो शायद ज्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले ये वाला पॉइंट आप समझेंगे तो शायद ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। किसी भी एक स्टेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये 4 पॉइंट्स। सभी को स्क्रीन शो हो रहा है ना? कोई एक रिप्लाई करे मुझे, प्रेक्षा। यस मैम। किसी भी स्टेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम उसे बोल सके। उसका आइडेंटिफिकेशन किस चीज से होता है? व्हेन इट हैज अ टेरिटरी, पीपल, पॉलिटिक इंस्टीट्यूशन और रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर स्टेट। सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके पास सारी चीजें हैं बट आपका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। आपकी उस आइडेंटिफिकेशन को या उस आइडेंटिटी को हो सकता है कोई मान नहीं रहा है ना? तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें कि भाई अगर बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की हिस्ट्री या नेचर, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाती है तो पहले उन सारे नेशंस का को आइडेंटिफाई किया जाना जरूरी है कि हाँ इतने देश हैं, इतना ये नेशन है, इसका ये आइडेंटिफिकेशन है, वो उसे हम इस बतौर जानते हैं। जैसे भारत को आज हम 1947 के बाद बोल सकते हैं कि हाँ वी आर इंडिपेंडेंट, वी हैव आवर सोवेरेन गवर्नमेंट। पर उसके पहले था क्या? नहीं, भारत एक उपनिवेश था, है ना? इस तरह कई सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि उपनिवेशवाद से जुड़ी हुई थी, मींस कॉलोनियल सिस्टम और इम्पेरियलिज्म। तो यहाँ इन चीजों के कारण क्या हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन अब क्योंकि जैसे सभी को अभी इतना, आई थिंक आप सभी लोगों को इस पार्ट में समझ आया होगा कि जब तक आपकी खुद की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं किए जाते हैं पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में या नेशन के रूप में, देन आपकी खुद की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आपका खुद का बेस फॉरेन रिलेशन के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि आपकी खुद की किसी और कंट्री पर डिपेंडेंसी है। तो यहाँ आपके गोल, आपका डिसीजन, आपके ऑब्जेक्ट्स आपके खुद के स्टैब्लिश नहीं है और ना ही उसमें किसी तरह की स्टेबिलिटी है। इसलिए जरूरी होता है कि उनका खुद का द एज ऑफ द टेरिटोरियल स्टेट। यहाँ सबसे जरूरी है कि किसी भी स्टेट के या इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझे, जिसमें कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? दीक्षा? यस मैम। है ना? अब देखिए डेवलपमेंट, यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन बनता है फुल लेंथ का, इसका एक बार या तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद ये नोट्स में आपसे शेयर करूंगी, पर इसके सिनॉप्सिस आप लोग प्रॉपर बना लीजिए। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। Then international relation means meaning, मेन एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने यहाँ लिखे हैं, या ऑब्जेक्ट्स, द ओरिजिन ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस, एंड नेचर एंड डेवलपमेंट, and the value of international relations in a globalized society, and last में conclusion। अब देखिए यहाँ पर जेरेमी बेंथम को आई थिंक सभी ने सुना है और सभी को याद भी होगा कि जेरेमी बेंथम का किस तरह की, ही वाज अ पॉलिटिकल थिंकर, इवन जूरिस्ट, जिन्होंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरीज दी हैं। अब यहाँ क्योंकि ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स अपने
पर्टिकुलर चीजों को लेकर व्यूज देते हैं, है ना। जैसे आज के डेट में ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं या यहाँ पर जो उनका इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है आज की डेट में थोड़ा चेंज हुआ हो और आज के पॉलिटिकल थिंकर्स उसको अलग वे में या अलग मैनर में उसे इलॉबरेट करें। यहाँ पर दो तरह से इसका मीनिंग दिया हुआ है पर्टिकुलर चीजों के लिए। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ टर्म pertains in interaction among state and between state and states based actor across state boundaries. In this sense, the term can be compared with another widely used term, international politics. देखिए, हो सकता है यहाँ आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो कि ऑलरेडी हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ चुके हैं, देन इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का क्या सेंस है। यहाँ ये चीज क्लियर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पॉलिटिक्स हो सकता है कि पॉलिटिकल रिलेशन तक लिमिटेड रहे, पर यहाँ पर हमने इवन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स शामिल नहीं है। यहाँ ओवरऑल ग्रोथ के लिए जितनी भी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, एवरीथिंग यहाँ पर इंक्लूडेड है। International relation is wider than international politics. Thus, the second term is included in the first. Indeed, international politics is usually seen as one of the most important subfield of international relation. है ना। यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन का इस तरह का जो डेफिनेशन है ये जेरेमी बेंथम ने दिया था। और सेकेंड मीनिंग को अगर हम देखें, एक मिनट है, The second meaning of term international relation denotes a separate field of academic inquiry distinction from other social sciences like economics, law, sociology, है ना। क्योंकि यहाँ पर सेकंड मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इतनी सारी चीजें, ओवरऑल कई चीजें इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि मीन्स यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हुआ आपका, प्रोग्रेस, कमर्शियल लॉ, सोसाइटी, एवरीथिंग यहाँ इंक्लूडेड है ना। तो आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कहीं वास्ट, कहीं ज्यादा, क्योंकि सोशली अगर हम देखें एक एक चीज को डिफाइन करें, जैसे लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन का क्या रिलेशन हो सकता है, बहुत अच्छा सा एक छोटा सा एग्जांपल है ह्यूमन राइट्स। अलग अलग कन्वेंशन होते रहते हैं, हर एक चीज का इंटरप्रिटेशन होता रहता है, और जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की चीजों का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया जाता है या उसे एलोबरेट किया जाता है, देन उसका असर हमारे यहाँ की लॉ मेकिंग सिस्टम पर डेफिनेटली होता है। हम खुद उन चीजों को भी उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं जो आज की डिमांड है या आज के लिए नेसेसरी है ना। चाहे वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक पार्ट पर किसी तरह की ग्रोथ से रिलेटेड है, या किसी भी सोशल पार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें जो कि आईआर से रिलेटेड है, वो सारी यहाँ पर इंक्लूडेड है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं, लाइक द सेकंड मीनिंग ऑफ द टर्म आईआर इफेक्टिवली ओरिजिनेटेड इन 1999 इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट चेयर इन द फील्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। यहाँ पर आप ये चीजों को थोड़ा सा स्टडी इसलिए करिएगा क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्टेट कैसे बना, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर से हर एक चीज का जो व्यू दिया है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर अलग अलग चीजों का जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है या उसकी जो व्याख्या की जाती है समय समय पर, उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड मीनिंग दिया गया है। और डेफिनेटली ये ज्यादा सटीक है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स पार्ट हो, लॉ हो, सोशल हो या अदर एवरीथिंग, यहाँ सारी चीजें, सोसाइटी से कितनी सारी चीजें जुड़ी हैं, सोशल ऑर्डरिंग, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, कई चीजें हैं जिसके लिए हमें इस तरह के इंटरनेशनल रिलेशन पर फोकस करना, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है ना। देखिए अब यहाँ पर सेकंड आपका जो पोर्शन है वो है इंटरनेशनल रिलेशन का ग्रोथ, प्री स्टेट रिलेशन। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपके डेवलपमेंट और ग्रोथ में जाते हैं कि कहीं से कोई चीज स्टार्ट होती है,
है ना। जैसे कि हम बात करते हैं ओरिजिन, हम बोलते हैं कि भाई पर्टिकुलर चीजों का ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुआ, है ना। इसी तरह ओरिजिन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ IR, कहाँ से, कहीं से तो कोई शुरुआत हुई होगी, है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन के लिए हमें स्पेसिफिक स्टेट्स चाहिए। कन्वेंशन आइडेंटिफाइज territorial state as the major actor of international politics, and as the nature of state has evolved through the ages, so has the nature of international relation. Where state or nation do not exist, it is hard to identify micropolitics affair that deserve to be denotes as international relation. अगर हम किसी स्टेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, देन हम उसका किसी अदर स्टेट के साथ इंटरनेशनल रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं। मींस सबसे पहले हमें जरूरी है प्री स्टेट रिलेशंस। मींस यहाँ पर स्टार्टिंग की भी अगर बात करें हिस्ट्री लेवल पर भी, जब तक कि माइक्रोपॉलिटिक्स को फाइंड करना इट इज डिफिकल्ट, सो जरूरी है कि पहले उस कंट्री का आइडेंटिफिकेशन हो, वो आइडेंटिफाई की जाए कि यह पर्टिकुलर ये नेशन है। और इसी तरह से अगर शुरुआत की भी हम बात करें तो यहाँ इसी तरह से शुरुआत हुआ था। फिर सेकंड, अगर हम ये सारा यूरोप का कॉन्सेप्ट है, पहले भी आपको जब हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर हिस्ट्री वाला जो पार्ट है पॉलिटिक्स का वो हमें कहाँ से मिलता है, यूरोप से ज्यादा देखने को मिलता है। इवन जितना भी अरिस्टोटल, प्लेटो, बैंथम, मार्क्स, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो सारी हमें यूरोप का जो उस टाइम का सिनेरियो था उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं। जैसे उसी टाइम सभी को शायद याद भी होगा, पॉलिटिकल साइंस थर्ड में हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल थर्ड का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था चर्च का कॉन्सेप्ट, कि कैसे धीरे धीरे चर्च का एग्जिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने लगा था। पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उसमें चर्च, धर्म, डिवाइन कॉन्सेप्ट अगर किसी को याद हो तो, है किसी को याद अभी भी? रिक्शा? Yes, ma'am. Some institution emerged during the 5th and 6th century to provide some measures of unity and order in the improvised and fragment ways. The first of these was the Christian church. धीरे धीरे जब चर्च वाला कॉन्सेप्ट आया देन उसके बाद सिविलाइजेशन, प्रॉपर कंट्रीज, उनका प्रॉपर एक फॉर्मेशन होना अकॉर्डिंग टू उनकी आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद धीरे धीरे जो स्टेट बनने लगे देन ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल रिलेशन ग्रोथ करने लगा। द राइज ऑफ मोनार्क एंड नोबल्स। फेड्यूलिज्म का मतलब क्या होता है? रितिका गोस्वामी। Yes, ma'am. फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? Ma'am, power sharing. पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म नहीं। The अच्छा word you can see here. मैम पता नहीं। हिंदी में सभी लोग एक बार लिख लेना, और वैसे आई थिंक सभी को ये पढ़ाया है मैंने और आप लोग को याद भी होना चाहिए। सामंतवादी होता था ना कि कैपिटलिज्म आपको याद होगा, बट कैपिटलिज्म इसका बहुत ही और ज्यादा जैसे हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर वे में आ चुका था जब तक फेडरलिज्म। देखिए इसे पढ़िए पूरा। फेडरलिज्म हैज ऑफन बीन portrayed as a distinct mode of production. अब आप लोगों को कैपिटलिज्म अगर याद हो तो उसमें सिंपली मार्क्स ने क्या कहा था, डिवाइडेशन किया था। कैपिटलिज्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध, मींस जहां पर दो हिस्से किए गए हैं, एक है बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन और एक है उसी में जो लोग उन्हीं के लिए काम करें, जो लोग उन्हीं की बात माने। मींस यहाँ पर दो सोसाइटी, एक बहुत हायर और एक बहुत जिसे हम बोल सकते हैं कि जो जिसका लेवल बहुत स्ट्रांग नहीं है, और यहाँ पर ये लोग उन पर शासन करें। तो यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मोनार्की आप लोग समझते हैं, उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट आया धीरे धीरे इसी तरह से आया था, जैसे सामंतवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग चीजें और डेवलप होने लगी, और
इंटरनेशनल रिलेशन में इन चीजों ने भी बहुत अलग तरीके से काम किया, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज जो थी इंडिविजुअली जब वो स्ट्रॉन्ग होने लगी देन ऑटोमेटिकली उनके इंटरनेशनल रिलेशंस होने लगे. From the point of view the international relation, it makes good sense also to see federalism as a distinct mode of protection. As अब इस तरह का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म किया जाना जरूरी था, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने स्लेवरी तक पढ़ा है ना, और स्लेवरी के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो उस चीज को अरिस्टोटल ने भी कहीं किसी पॉइंट पर सही बताया था, है ना. तो क्योंकि उस टाइम की उस सोसाइटी की वो नीड हुआ करती थी. और इसी तरह एक कॉन्सेप्ट अगर किसी तरह का है तो जरूरी नहीं है वो उस समय है देन उसके बाद भी वो लंबे समय तक रहेगा. और इसीलिए धीरे धीरे इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में, इवन इंटरनेशनल इंटरफेरेंस के कारण भी, कई अलग अलग आइडियोलॉजी के डेवलप होने के कारण इस तरह का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा और ये चीजें दूसरी तरह से मेंटेन होने लगी. जैसे कि अगर हम बात करें नाजीवाद और फांसीवाद, क्या आज के डेट में इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं उसे एप्लीकेबल किया जा सकता है? इस तरह की जो विचारधारा है लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं. देन धीरे धीरे इस तरह का सिनेरियो चेंज होने लगता है. फिर द एज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लास्ट है आपका द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन अ ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी. The study and practice of international relation in today's world is valuable for many reasons. Promotes successful trade policies between nations. Most important part, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट में अगर हमारे पास सब कुछ है सिवाय हमारी बेहतर और पॉलिश्ड ट्रेड पॉलिसी के, या इंटरनेशनल लेवल पर हमारे ट्रेड पॉलिसीज फेल हैं, देन हमारे इंटरनेशनल रिलेशन किसी काम के नहीं है. क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रांग है देन डेफिनेटली दे प्रमोट सक्सेसफुल ट्रेड पॉलिसीज बिटवीन नेशंस. क्योंकि यहाँ पर आईआर का जो कॉन्सेप्ट है उसका मेन मोटिव आपके लिए, उस मेन मोटिव ही ग्रोथ और डेवलपमेंट है. इंटरनेशनल रिलेशन इंकरेज travel related to business, tourism and immigration, providing people with opportunities to enhance their lives. Definitely upgrade करता है हर तरह का. जैसे हमने बोला जो सेकंड मीनिंग हमने देखा था जिसमें कि अप टू लाइफ स्टाइल, या आपका जो एक सिनेरियो है जो सोशल, जितनी भी सोशल चीजें हैं उन सभी को अगर इंक्लूड किया जाए देन डेफिनेटली उस पार्ट पर ग्रोथ होता है. इंटरनेशनल रिलेशंस encourage international relations allows nation to cooperate with one another, pool resource and share information as a way to face global issues that go beyond any particular country or region. And international relations advance human culture through cultural exchange, diplomacy and policy development. आज के डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग है कि अमेरिका में इस पल क्या हुआ डेफिनेटली वी नो, है ना, कि हमें पता चलेगा. कोई भी हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है. देन डेफिनेटली हम चाहते भी क्या है कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो हमें पता रहे, हम उन चीजों के अकॉर्डिंग चल सके, है ना. तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने में ये सारी चीजें कम्युनिकेशन से लेकर, इंफॉर्मेशन से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, आपके ट्रेड पॉलिसी, सोशल डिमांड, सोशल नीड, पॉलिटिक्स, कल्चरल एक्टिविटीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इवन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. और आईआर आज की डेट में आपकी स्टेट की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट है. क्योंकि एक अकेला कंट्री या जिसके बहुत अच्छे आईआर वाला पार्ट वीक है, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट अगर वीक है देन डेफिनेटली आपका ग्रोथ उससे अफेक्टेड होता है. तो आपका ये वाला पार्ट आई थिंक सभी को समझ आया होगा.